नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी का टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो 12th एनसीईआरटी है वो चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इम्यूनिटी में हमने इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और साथ में एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा था। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम जो नया टॉपिक अपना है वो लेके चलते हैं, वो है एलर्जी। देखो, एलर्जी का मतलब क्या है? एक्स एग्रीगेटेड इम्यून रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्स बोल सकते हो। एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इसको बोल सकते हैं हम एबनॉर्मल एबनॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ध्यान रखना। इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मली बिहेव करेगा। होता किसके द्वारा है? इसको पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, हमने बी सेल के बारे में पढ़ा था। ये क्या है? एक बी सेल है। बी सेल लिम्फोसाइट या बी सेल। और मैंने ये भी बताया था बी सेल जो होती है उसके ऊपर इस तरह से एंटीबॉडी ऐसे लगी होती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी। बी सेल जब किसी एंटीजन के टच में आता है, ठीक है, ये क्या है? एंटीजन। ठीक, एंटीजन टच में आएगा तो क्या होगा? ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। बी सेल है, इस पर एंटीजन इस एंटीबॉडी से आके ऐसे जुड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये रीजन कौन सा होता है? एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो लास्ट क्लास में हमने देख भी लिया था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। जो ही एंटीजन, ये एंटीजन इस पे जुड़ेगी, ठीक है, ये वाली एंटीजन इस पे जब जुड़ेगी तो क्या होगा? ये बी सेल एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्टिव। एक्टिव होने के बाद ये दो काम करती है। एक तो किस में चेंज हो जाएगी? ये एक्टिव होने के बाद प्लाज्मा सेल में। किस में चेंज हो जाएगी? प्लाज्मा कोशिका में, प्लाज्मा सेल। और साथ में क्या बनाएगी ये? बी मेमोरी सेल। बी मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल का फंक्शन तो मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि मेमोरी सेल होती है वो अगले इन्फेक्शन के लिए मेमोरी रखती है, ताकि दोबारा से अगर इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करेगी? मेमोरी सेल उसे उस इन्फेक्शन को खत्म करने की कोशिश करेगी। प्लाज्मा सेल क्या करती है? प्लाज्मा सेल बनाती है एंटीबॉडी। क्या बनाती है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये हमने लास्ट क्लास में मतलब टॉपिक पढ़ा था ह्यूमरल रेस्पॉन्स, तो उसका ये एग्जाम्पल है। और ये एक तरह से नॉर्मल प्रोसेस है। अब सोचो, यहाँ पर एंटीजन ना होके ये बी सेल किसके टच में आती है? एलर्जन। एंटीजन नहीं है। अच्छा, एलर्जन भी एक तरह से एंटीजन ही होता है, ये ध्यान रखना। ये भी एलर्जन मान लो इस तरह का बना दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है? एक तरह से एलर्जन है। एलर्जन भी एक तरह का एंटीजन ही होता है, लेकिन एलर्जन क्या होता है? वो इनएप्रोप्रिएट या एक्सएग्रीगेट या एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? ये बी सेल है, ये बी सेल इस एलर्जन से टच में आएगी। ये लो, ये बी सेल है और इस एलर्जन से जुड़ जाएगी। ठीक है, मान लो ये ऐसे जुड़ गई। ये एलर्जन था और एलर्जन ऐसे इससे जुड़ गया। ये एलर्जन यही है। ठीक है, एलर्जन जो ही बी सेल से जुड़ेगा, ये बी सेल है, ये बी सेल क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा? सेम वही कंडीशन होगी। इधर मेमोरी सेल बनेगी, मेमोरी बी सेल। और इधर क्या बनेगी? प्लाज्मा सेल। क्या बनेगी? प्लाज्मा सेल। अब देखो, ये प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी?
एंटीबॉडी, ये क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, IgE। ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना है, जब एलर्जन से एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी बनती है, IgE बनती है। क्योंकि ये एलर्जन है, ये एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करता है, मतलब ये रेगुलेटेड नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नो रेगुलेशन, किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या होगा, ये लगातार क्या करता रहेगा, इस एंटीबॉडी को बनाता रहेगा। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि जब ये एंटीजन इसके टच में आता है तो रेगुलेटेड होता है, एक निश्चित समय तक एंटीबॉडी बनती है प्लाज्मा सेल द्वारा, निश्चित मेमोरी बेस सेल बनती है, उसके बाद ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाद में बंद हो जाता है, एक नियंत्रण में होता है, मतलब रेगुलेटेड होता है ये पूरा। नॉर्मल है मतलब ये क्या है, रेगुलेटेड है। ये अपने जैसे जितना इन्फेक्शन रहेगा, जब तक इन्फेक्शन है तब तक तो एंटीबॉडी बनेगी, जो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा एंटीबॉडी बनना बंद हो जाएगी। ये होता है किसमें, नॉर्मल में। एलर्जन में क्या होगा, जब तक एंटीजन होगी तो एंटीबॉडी बनती रहेगी, ये बनती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं। बनेगी कौन सी, IgE, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। IgE बनने के बाद अब ये IgE क्या होती है, मास्ट कोशिका से जुड़ जाएगी, किससे जुड़ेगी ये आगे जाके, मास्ट कोशिका से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ये एबनॉर्मल है, ये वाला, ये इम्यून रेस्पॉन्स एबनॉर्मल है। आगे मास्ट कोशिका से जुड़ने के बाद ये एलर्जी पैदा करता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक मिनट पहले देख ही लो, है ना। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये एलर्जन है, ये क्या है, एलर्जन। ये एलर्जन जैसे ये बी सेल से जुड़ा था, बी सेल से जुड़ा, जुड़ने के बाद एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद प्लाज्मा कोशिका का निर्माण हुआ। ये प्लाज्मा कोशिका है। प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण कर रही है, IgE का। तो IgE को ही क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ठीक है। अब ये IgE कहाँ जुड़ जाएगी, ये IgE जुड़ जाएगी, कहाँ जुड़ेगी, मास्ट कोशिका की। ये मास्ट कोशिका है, मास्ट सेल्स। ठीक है। जो ही मास्ट सेल से जुड़ेगी, ये यहाँ पर ये जुड़ गई, जुड़ने के बाद क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, और किसका निर्माण करेगी, ये करेगी हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इस तरह के केमिकल्स का निर्माण करेगी। इसमें क्या केमिकल्स होते हैं, ये मास्ट सेल, ये जो रिलीजिंग एलर्जी मेडिएटर्स है ना, ये है हिस्टामिन, जैसे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, इस तरह के केमिकल को रिलीज करती है, और इस केमिकल से क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत हो गई, आंखों में आंसू आ गए, छींके आ रही है, खांसी आ रही है, ये सब किससे हो रहे हैं, इन केमिकल की वजह से हो रहा है। ये केमिकल कहाँ से रिलीज हुए, मास्ट कोशिका से, ये मास्ट सेल होती है। इससे क्या जुड़ा, एलर्जन जुड़ा। एलर्जन किससे जुड़ा, एंटीबॉडी से। एंटीबॉडी कौन सी है यहाँ पर, IgE। एंटीबॉडी कौन सी है, IgE। ये IgE है और ये एलर्जन है। ठीक है। अब देखो, अब NCERT में जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि NCERT में इतना ही दे रखा है। मुझे लगता है आपको एलर्जी समझ में आ गई होगी, फिर भी NCERT का एक बार रीडिंग मार लेते हैं, जिससे आपको बुक पढ़ने में आसानी रहे और आपको समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो NCERT से आना है। ये जो पेज दे रखा है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ध्यान रखना। एलर्जी मतलब क्या है, द एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। मतलब एनवायरनमेंट में जो एंटीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ऐसी एंटीजन जो एलर्जी पैदा करते हैं उन्हें एलर्जन कह देते हैं। ऐसी एंटीजन जो क्या पैदा करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलर्जन कहते हैं। ठीक है। द सब्सटेंसेज विच सच एन इम्यून सिस्टम इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, इस तरह का इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वालों को एलर्जन कहते हैं। ठीक है। एक्स एग्रीगेटेड मतलब हम बोल सकते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में तो, लेकिन आप इसे सिंपल भाषा में समझना चाहो तो एबनॉर्मल इम्यून रेस्पॉन्स होता है ये। ओवर एक्टिव बोल सकते हैं, ओवर एक्टिव, बहुत अधिक मात्रा में, अधिक ज्यादा सक्रिय हो जाना। ठीक है। अनरेगुलेटेड कर सकते हैं, अनरेगुलेटेड, बिना नियंत्रण के इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होना। कौन करता है, एलर्जन। एलर्जन में क्या होता है, एक तरह से एंटीजन ही होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दिस आर IgE टाइप। ध्यान रखना, याद रखना, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgE। ठीक है।
एलर्जन के एग्जाम्पल जैसे धूल के कण हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए हैं, एनिमल डेंडर मतलब जो एनिमल का परास होता है। ये तीन एग्जाम्पल दे रखे। एलर्जी तो किससे भी हो सकती है, किसी को आटे से भी होती है, किसी के हर मतलब जिस चीज से हमारे इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करे उसे एलर्जी कह देते हैं। जिस चीज से होते हैं उसे एलर्जन कहते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं तीन, तो तुम्हें तीन तो याद रखने हैं। ठीक है, इनको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। डस्ट, पोलन पोलन ग्रेन्स और एनिमल डेंडर। इसके अलावा और भी है। हाँ, सिम्टम्स में सिम्टम्स में क्या क्या है, देखो, छींके आना, आंखों से आंसू आना, नाक बहना और सांस लेने में दिक्कत होना। ये चीज सब किसके एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है, किसके सिम्टम्स है, ये एलर्जी के। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल, ये ध्यान रखना कौन सा केमिकल है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, ये याद रखना है कौन सा केमिकल रिलीज होता है, हिस्टामिन होता है और सीरोटोनिन होता है। किससे, मास्ट कोशिका से। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन रिलीज होता है, देखो यहाँ पे एक आईजीई याद रखना है। ठीक है, और कौन से केमिकल है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो मास्ट कोशिका से रिलीज होते हैं। फॉर डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्ट वेरी विद स्मॉल अमाउंट ऑफ डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे हमें किस चीज़ से एलर्जी है उसको पता लगाने के लिए क्या होता है, उस पेशेंट को थोड़ी मात्रा में उसी एलर्जन से रिएक्ट कराया जाता है जिससे वो रेस्पॉन्स करें, उससे पता लग जाएगा। मतलब जैसे मान लो किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी है या किसी को डस्ट से है, मान लो, पता कैसे करेंगे कि डस्ट से एलर्जी है, उसको डस्ट डस्ट से थोड़ा बहुत उसे प्रभावित कराएंगे। हैं, थोड़ी सी डस्ट उसको दी जाएगी नोज के थ्रू कैसे भी, जिससे क्या होगा, वो या तो उसके आंसू आएंगे या छींकेगा, तो पता लग जाएगा इसको इस चीज़ से एलर्जी है। ठीक है, पढ़ने की बात है ये। और जो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन से क्या इसमें बनते ही है एलर्जी के टाइम में, तो होता क्या है कि इसको दूर करने के लिए इनहेलर वगैरह यूज किए जाते हैं जिसके अंदर एंटी हिस्टामिन भी हो सकता है, एड्रीनलिन, स्टेरॉयड हार्मोन, इस तरह के ड्रग्स दी जाती है। जैसे किसी के दमा है ना, दूध के धूल या डस्ट होती है, तब किसी के सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो पंप सा यूज करता है, उस पंप को बोलते हैं क्या, इनहेलर। क्या बोलते हैं, इनहेलर। इन इनहेलर या पंप में जो क्या होता है, ये इस तरह की ड्रग्स पाई जाती है, एड्रेनलिन या एंटी हिस्टामिन, जिससे वो सांस मतलब जो ही वो पंप मुंह में लेगा और वो मतलब सांस उसे रिलीफ मिलता है एकदम से, तो वो यही होते हैं। इनको एंटी हिस्टामिन या एंटी सीरोटोनिन, एंटी एड्रेनलिन, सॉरी एड्रेनलिन हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन, ये दिए जाते हैं। अब देखो कारण क्या बताया इसमें, तो ये ध्यान रखना, ये इतना तो मैंने बोल्ड कर रखा है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा एसी में रहते हैं, कभी धूल या कभी बाहर गए नहीं, कम जाते हैं। ठीक है, तो हम जितना बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं तो उतना ही उसमें एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है, सेंसिटिव हो जाते हैं एनवायरनमेंट से वो ना, सेंसिटिविटी जो एलर्जी वगैरह है उससे बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना कि बिल्कुल बच्चों को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए कि हमेशा एसी में रखें या फिर धूप नहीं लगने दें या फिर धूल में नहीं जाए। थोड़ा बहुत तो उसको टच में होना चाहिए ताकि उसको एलर्जी इस तरह की चीज़ें ना हो। तो आपके समझ में आ गया होगा। तीन चार चीज़ें याद रखनी थी इसमें, एलर्जन क्या होता है, एलर्जी कौन कौन से होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी बनती है, किस सेल से जुड़ते हैं, कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।